हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, ठीक है। और उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे डचों के बारे में कि डचों का भारत में आगमन कैसे हुआ। तो जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा और हमारे उसके बाद ये वीडियो को देखेंगे तो आपका क्रम बना रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत में डचों का आगमन। तो ये भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थे। पहली शक्ति कौन थे? पहली शक्ति पुर्तगाली थे और ये निवासी थे हॉलैंड के, जिसे अभी नीदरलैंड भी कहते हैं। और अभी इसकी राजधानी जो है एम्स्टरडैम में, ठीक है। तो ये भारत में क्यों आए? तो देखिए, जब पुर्तगाली शक्ति क्षीण हो रही थी उसके बाद ये भारत में आए हैं। उन्होंने डचों ने उनको हटा के स्थान बनाया है अपना व्यापारिक नियंत्रण लेकर आए। और ये क्या करते थे? सबसे पहले जब पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे भारत के साथ, तो उस समय पुर्तगाल जो भी सामान लेकर आते थे पूरब में, तो उस सामान को यूरोप पहुंचाने का काम डच करते थे। और इसी काम को करके इन्होंने मुनाफा कमाया और उसके बाद अपनी व्यापारिक शक्ति में वृद्धि की और नौसैनिक शक्ति में वृद्धि की। और उसके बाद पूर्व की ओर व्यापार करने की इनकी इच्छा जागृत हुई कि ये डायरेक्ट आके मुनाफा कमाएं, बीच में पुर्तगाल से होते हुए व्यापार ना करें। इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक तो इन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति मजबूत की और एक जो जहाज रानी क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में काम किया। इन्होंने हल्की नावें, हल्के जहाज बनाए जिन्हें फ्लूट शिप कहते थे, ठीक है। ये जो जहाज थे ये पुर्तगाली जहाज़ों से बहुत बेहतर थे क्योंकि हल्के होते थे। और उसके अलावा इन्होंने अपनी व्यापारिक शक्ति में वृद्धि की। दूसरा, इनका जो इच्छा थी वो थी मसाला व्यापार में नियंत्रण करने की। मसाला व्यापार में इनकी रुचि इसलिए थी क्योंकि यूरोप के देशों में मसाले की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। और जो दक्षिण पूर्वी एशिया का बाज़ार था वो मसालों के लिए बहुत अच्छा था, भारत का, इंडोनेशिया का मार्केट। तो यहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे, अपना व्यापार करके मुनाफा कमाना चाह रहे थे। तो सबसे पहले जो डच यात्री भारत आते हैं, वो है कार्नेलियस हाउटमैन। सॉरी, ये पहले भारत नहीं आते, जो पहले डच यात्री पूर्व की ओर आते हैं और ये सबसे पहले पहुँचते हैं सुमात्रा में, ठीक है। और कब पहुँचते हैं? 1596 में सुमात्रा में पहुँचते हैं। जो सुमात्रा है ये है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो वहाँ सबसे पहले कार्नेलियस डी हाउटमैन आएंगे, ये पहले डच यात्री होंगे। उसके बाद 1602 में जब पहले डच यात्री यहाँ आ जाते हैं, यहाँ एक अभियान आ जाता है, यहाँ से व्यापार करते हैं, फ़ायदा ही नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो डच गवर्नमेंट है वो एक कंपनी का निर्माण करेगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, 1602 में, ठीक है। और इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी कहते हैं और वैसे इसे कहते थे वोक, वेरिंगदे ओस्ट इंडिशे कंपनी। जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो एक कंपनी केवल 6500 गिल्डर पे शुरू हुई थी। जो गिल्डर थे वो इनकी पूंजी थी, जैसे हमारे वहाँ रुपया होता है वैसे इनके वहाँ गिल्डर के रूप में पूंजी थी। उसके बाद क्या होगा कि ऊपर से इन्हें 21 साल के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है, ठीक है। और ये एक 17 सदस्यीय बोर्ड बनाते हैं और उसके बाद जो इस कंपनी की देखरेख करेंगे और उसके बाद ये व्यापारिक कंपनी शुरू हो जाती है। ये जो कंपनी थी पूरी तरीके से व्यापारिक कंपनी थी, इन्हें पूरी तरीके से छूट दे दी गई थी, इसलिए कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। अब जो डच थे इनकी जो रुचि थी, डचों की रुचि सबसे पहले थी मसाला व्यापार में। ये यहाँ आए ही थे कि मसाला व्यापार में अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें और इसलिए इसके लिए सबसे पहले ये रुख करते हैं इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का क्यों रुख करते हैं? क्योंकि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया मसालों के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इंडोनेशिया के मसाले बहुत फेमस थे, इसलिए डच अपना जो मुख्य केंद्र है वो इंडोनेशिया को बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करते हैं? 1602 में अम्बोयना को जीत लेते हैं। किससे? पुर्तगालियों से। उसके बाद 1619 में जकार्ता, जिसे मसाला द्वीप भी कहते हैं, जकार्ता,
ये भी इंडोनेशिया में है। इसे जीतते हैं और यहाँ पे एक नगर बसाते हैं जिसका नाम होता है बैटविया नगर, और फिर यहीं से अपना व्यापार चलाते हैं। भारत का व्यापार भी मुख्य केंद्र के तौर पे यहीं से चलाते हैं। इसके अलावा देखिए, पुर्तगाली शक्ति को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक डचों की शक्ति यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, इसलिए डचों पुर्तगालियों से धीरे धीरे उनके क्षेत्रों को अधिकार करते हैं। इसके अलावा इनकी अंग्रेजों के साथ भी मैत्री कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों के साथ मैत्री करने के बाद 2 साल बाद इनकी फिर से शत्रुता हो जाती है, और उसके बाद जो डच हैं वो अपने आप को मलय प्रायद्वीप तक सीमित कर लेते हैं, और जो अंग्रेज हैं वो अपने को भारत तक। ठीक है, क्योंकि दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसके बाद भारत में डच कैसे आए? भारत में जो पहली डच फैक्ट्री खुलती है वो खुलती है मसूलीपट्टनम में 1605 में। ये फैक्ट याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 1610 में पुलिकट में खोलते हैं, और ये पुलिकट को अपना मुख्यालय बना लेते हैं, और यहाँ पे स्वर्ण पैगोडा भी डालते हैं। स्वर्ण पैगोडा यानी कि जो सोने के सिक्के होते हैं, जो पैगोडा होते हैं इनके, वो यहीं पुलिकट में ढालते हैं। ठीक है, इस जो पुलिकट की बस्ती थी, इस बस्ती की खासियत ये थी कि यहाँ पे केवल एक गैलिड्रा ही जो थी वो एक अकेली दुर्गीकृत बस्ती थी। इसके अलावा डचों की कोई भी बस्ती दुर्गीकृत नहीं थी। ठीक है, इसके बाद ये 1616 में सूरत में, फिर 1641 में विमलीपट्टम में, और फिर 1645 में कराईकल में अपनी फैक्ट्री बनाएंगे। और जब ये बंगाल में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, 1627 में पीपली में। ठीक है, ये प्रश्न पूछेगा कि बंगाल में पहली फैक्ट्री कब बनी है, तो 1627 में पीपली में बनी है। लेकिन जो भारत में इनकी पहली फैक्ट्री बनी थी वो बनी थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और वो बनती है 1605 में। इसके बाद 1653 में एक फैक्ट्री इनकी बनेगी, कहाँ? चिंसुरा में, और चिंसुरा में हुगली के निकट ये फैक्ट्री बनती है। देखिए, हुगली इनके व्यापार का केंद्र नहीं था, चिंसुरा था। हुगली डायरेक्टली केंद्र नहीं था, और यही चिंसुरा में ये अपना एक किले का निर्माण करते हैं जिसे गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गुस्तावुस फोर्ट है ये चिंसुरा में है, बनाया गया था 1653 में। ये एक डच किला था। इसके अलावा इनकी फैक्ट्रियाँ और कहाँ कहाँ थी? तो इसके अलावा इनकी फैक्ट्रियाँ देखिए, इन्होंने कासिम बाज़ार में खोली, पटना में खोली, बालासोर में खोली, उसके अलावा नागापट्टनम में खोली। इसके अलावा कोचीन में भी इनकी फैक्ट्री थी। ठीक है, और इनकी एक फैक्ट्री थी किसके वहाँ? गोलकुंडा में भी। जो कोचीन की इनकी ये जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में यहाँ पे था मुट्टा का शासन था, और यहाँ से इन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार और छूट प्राप्त होती हैं जिससे ये अपना व्यापार आसानी से करते हैं। इन्हें विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और इन्हें स्पेशली क्या सुविधा प्राप्त होती है? इन्हें एक एरिया था वहाँ पे जिसे पूड़ाकड़ कहते हैं। पूड़ाकड़ से लेकर के क्रांगनूर तक, इस एरिया के बीच में इन लोगों को काली मिर्च के व्यापार की छूट प्राप्त थी। काली मिर्च की डिमांड यूरोप में बहुत थी, मसालों की डिमांड यूरोप में पूरी बहुत थी, तो ये क्षेत्र जो था ये काली मिर्च के लिए बहुत फेमस था। तो इस क्षेत्र से इनको क्या कहते हैं? काली मिर्च के क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में जैसे नागापट्टनम है, ये अपना मुख्यालय पुलिकट से बदल के बाद में कुछ टाइम बाद इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, और जो डचों की जो फैक्ट्रियाँ होती थी उसमें जो काम करने वाले मुख्य लोग होते थे उन्हें ये प्रमुखों को फैक्टर कहते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, डचों ने भारत के साथ जो व्यापार किया, मुख्यतः किस चीज़ का व्यापार किया? तो एक तो इन्होंने व्यापार किया किसका? नील का। इनका जो नील का व्यापार होता था ये होता था मसूलीपट्टनम से। ठीक है, उसके अलावा कच्चे रेशम का, शोरे का, अफीम का, चावल का, इन सब का व्यापार इन्होंने किया। उसके बाद देखिए, डचों ने भारत को भारतीय वस्त्रों का निर्यात केंद्र बनाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, निर्यात केंद्र बनाया मतलब इन्होंने भारत से जो सूती वस्त्र थे, देखिए भारत में एक्चुअली मसालों का व्यापार इंडोनेशिया से करते थे, लेकिन भारत में इन्होंने स्पेशली वस्त्र व्यापार के ऊपर ध्यान दिया, और इस वस्त्र व्यापार को इतना इंक्रीज़ किया यूरोप में कि भारत का वस्त्र व्यापार भारत से वस्त्र निर्यात की एक प्रमुख वस्तु बन गया। ठीक है,
और कहाँ से, एक द्रासपट्टनम जगह थी दक्षिण भारत की। उस समय ये वस्त्रों के लिए विशेषतः प्रसिद्ध था। और एक कोरोमंडल जगह थी। कोरोमंडल जो था वहाँ से सूती वस्त्र का जो निर्यात होता था वो किया जाता था। बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बाकी नील का, शोरे का, अफीम का, इन सब चीज़ों का निर्यात करते थे, लेकिन वस्त्र उद्योग को निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय भारत को, डचों को जाता है। इसके अलावा इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो जिस सिस्टम पर आधारित थी वो थी सहकारिता, यानी कि कार्टेल सिस्टम। और इस सिस्टम में ये अपने जो साझेदार होते थे, अपने जो पार्टनर्स होते थे, उन्हें 18% का लाभांश देते थे। और ये रिकॉर्ड में है कि 200 साल तक इतना लाभांश किसी ने नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा लाभांश जो दिया है वो दिया है डच कंपनी ने। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो था व्यापार। डचों का पतन कैसे हुआ? तो 17वीं शताब्दी में डचों द्वारा पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार किया गया। ठीक है, 1641 में मलक्का पे कब्जा किया और 1655 से 1656 में कोलंबो पर इन्होंने अधिकार किया। ठीक है, और ये सब इन्होंने पुर्तगाल से छीने। जब पुर्तगाल से इन्होंने छीन लिए उसके बाद इस एरिया पे अपना अधिकार किया। और फिर 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों और डचों के मध्य लेकिन संघर्ष प्रारंभ हो गया, जहाँ से इनकी शक्ति क्षीण होना शुरू हो गई। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिला। जो मुगल बादशाह थे उस समय, फर्रुखशियर, ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों को फरमान दिया कि कुछ विशेषाधिकार दिए और कुछ छूटें प्रदान की, जिससे क्या हुआ, डचों की शक्ति में कमी आने लगी। इस एरिया में या भारत के उस एरिया में डच जो हैं वो पिछड़ने लगे और अंग्रेज उनसे व्यापार में ज़्यादा हो गए। उसके अलावा अंग्रेजों के साथ यूरोप में अंग्रेज और डचों के बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई थी और इसमें डच जो थे वो हारने लगे थे और यहाँ से इनकी शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है। इसके बाद क्या होगा कि फाइनली लास्ट में 1759 में 1759 में बेदरा का युद्ध होगा। ये डेट और ये युद्ध का नाम दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध से डचों की फाइनली हो जाती है पराजय और डच जो है वो भारत से, या इनकी जो शक्ति है भारत से सिमट जाती है और फिर ये पूर्वी एशिया के द्वीपों तक ही इनकी जो है शक्ति रहती है। पूर्वी एशिया के द्वीपों तक ही ये अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो हमने डचेस के बारे में पढ़ लिया है, हमने पुर्तगाल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम जो अगला वीडियो पढ़ेंगे वो है अंग्रेज़ों का भारत में आगमन कैसे हुआ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेन, और उसके बाद फाइनली जो लास्ट में है फ्रांसीसियों का आगमन कैसे हुआ, और फिर कर्नाटक वॉर के बाद फ्रांसीसियों का भारत से खात्मा हो जाएगा और इसके साथ हमारा टॉपिक यूरोपियन कंपनीज़ का आगमन ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो पुर्तगालियों का आगमन देख ले। ठीक है, और पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।